हेलो गाइस, आई एम सुमित एंड वेलकम टू आवर सीरीज इन ऑफिशियल फिजिक्स। हम पढ़ रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स। लास्ट लेक्चर हमने जो खत्म करा था, लास्ट वीडियो हमने जो खत्म करा था वो करा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। आर्किमिडीज बताता है कि भाई जो बॉयंट फोर्स लगता है वो ऊपर की डायरेक्शन में लगता है और उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, जो होता है वी रो जी के बराबर। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब इसी को आगे चलते हुए हम देखना चाहते हैं भाई, जब बॉडी तैरती हैं, ठीक है, जब बॉडी फ्लोट होती हैं तो ये बॉयंट फोर्स कैसे लगता है। बॉडी फ्लोट है मतलब सबमर्ज्ड है, पार्शियली हो या फुल्ली हो, सबमर्ज्ड है तो कुछ बॉयंट फोर्स लगेगा, वो कैसे लगता है। ठीक है, फ्लोटेशन के फिनोमेना को हम पढ़ेंगे। फ्लोटेशन मतलब क्या होता है, बॉडी का तैरना। कभी आप नहाते हो, आप देखते हो बाल्टी में जो आपका मग रहता है, ठीक है, जो बाल्टी में आप नहाते हो जो आपका मग्गा रहता है, वो अगर खाली रहता है तो वो तैरने लगता है और उसमें पानी भरा रहता है तो वो डूब जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्लोटेशन। तो इस प्रॉब्लम को हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए फूल है, ये फूल तैर रहा है। आपने भी देखा होगा कई बार तालाब में फूल गिर जाता है, वो तैरता रहता है। भाई वो तैरता है, वो डूबता क्यों नहीं है? आप अपनी बॉल गिरा के देखो, वो फ़ौरन डूब जाती है। भारी सी कोई बॉल गिराओ, कॉइन फेंकते हो, कॉइन फ़ौरन डूब जाता है। तो ये फूल क्यों तैरता है और आपका सिक्का क्यों डूबता है? देखिए, ये फूल हो या कोई भी सिक्का हो, ठीक है, ये कॉइन है, दोनों पे फोर्सेस क्या लग रहे हैं उसको देखते हैं पहले। एक तो लग रहा है वेट, ठीक है, इस पे वेट लग रहा है, राइट, और इस पे भी एक वेट लग रहा है नीचे की साइड, दोनों पे वेट लग रहा है। और क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा क्योंकि किसी भी सरफेस से कांटेक्ट में नहीं। और क्या लग रहा है? और लग रहा है बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर की साइड, हमने पढ़ा है। तो दोनों पे दो ही फोर्स लग रहा है। और कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये कितने के बराबर होगा? इसका वेट होगा mg, इसका वेट होगा mg। मान लीजिए दोनों का मास भी बराबर है, तब भी कॉइन डूब जाएगा और फूल तैरेगा। क्यों? क्योंकि इस केस में जो बॉयंट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा होगा? वी रो जी। ठीक है, रो क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। इसमें भी लग रहा होगा वी रो जी, हमने देखा है। रो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी है ये रो जी, तो दोनों में सेम है। बस वॉल्यूम ये वी डैश मान लीजिए, या वॉल्यूम ऑफ कॉइन वी सी मान लीजिए, वी डैश मान लीजिए, ठीक है, बस वॉल्यूम अलग है। अब देखो कॉइन क्या होता है? कॉइन बहुत डेंस होता है, ठीक है, कॉइन बहुत डेंसिटी होता है। उसी वॉल्यूम का कॉइन कि जो अगर फ्लावर का जो मास है, अगर उसी मास का कॉइन बनाओगे तो उसकी वॉल्यूम बहुत कम होगी। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, 1 किलो लोहा कम होता है, 1 किलो लोहे की वॉल्यूम बहुत कम होगी, और 1 किलो रुई की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगी। 1 किलो कॉटन बहुत की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगी। तो क्या होता है, वॉल्यूम जो मेटल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है, इसलिए उनकी वॉल्यूम कम रहती है। तो इस केस में क्या होगा, कॉइन वाले केस में वी डैश इज लेस देन वी। तो इसके कारण क्या हुआ, जो बॉइंट फोर्स है वो कम लग रहा है। अब बॉइंट फोर्स कम लगता है तो क्या होता है, ऊपर वाला फोर्स कम लग रहा है और नीचे वाला फोर्स ज़्यादा हो जाता है। तो उस केस में ये नीचे डूब जाता है। ये तो चलिए कॉइन का केस हो गया। और फ्लावर के केस में क्या होता है, ये जो बॉइंट फोर्स है ये वेट के बराबर हो जाता है। तब क्या होता है, अगर बॉइंट फोर्स वेट के बराबर हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी बॉडी, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, इसलिए वो तैरती है, ना वो नीचे जाती है ना ऊपर जाती है। ठीक है, तो ये केस होता है फ्लोटेशन का। दिस इज व्हाट फ्लोटेशन इज, यही आपको यहाँ पर शोन है। एक और टर्म होता है अपैरेंट वेट। अपैरेंट वेट इज ऑफ अ बॉडी ऑन विच बॉइंट फोर्स एक्ट इज रिलेटेड टू इट्स वेट एज, भाई दोनों में रिलेशन होता है। अपैरेंट वेट इज इक्वल्स टू वेट माइनस बॉइंट फोर्स। ठीक है, वेट माइनस बॉइंट फोर्स। फ्लोटिंग बॉडी के केस में वेट और बॉइंट फोर्स बराबर होता है तो अपैरेंट वेट 0 हो जाता है। एक टर्म है जो कई बार पूछ लिया था तो मैंने बता दिया ना। मूविंग ऑन भाई, अगर अभी हमने देखा कॉइन के केस में या फ्लावर के केस में हमने देखा कि बॉइंट फोर्स और जो नॉर्मल वेट होता है वो बराबर होता है। मान लीजिए बराबर नहीं हो तो हमने देखा कॉइन के केस में वो सिंक हो जाता है। अगर फोर्स और वो वेट बराबर नहीं है, इसका मतलब है नेट फोर्स है कुछ। अगर नेट फोर्स है तो कुछ एक्सेलरेशन है, तो मैं उसी एक्सेलरेशन के कारण जो फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड का मोशन होता है उसको पढ़ना चाहता हूँ। तो बेसिकली आई वांट टू स्टडी एक्सेलरेटिंग फ्लूइड। अगर मान लीजिए कुछ एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, जैसे कि लिफ्ट में ये बॉटल रखी हुई है, पानी रखा हुआ है फ्लूइड, और लिफ्ट A0 से ऊपर जा रही है, तो इस पर जो प्रेशर होगा उसमें क्या चेंज होगा। हमने देखा प्रेशर का जो वेरिएशन होता है हाइट के साथ, वो होता है रो जी एच। ठीक है, अगर ये हाइट h है तो प्रेशर का वेरिएशन होता है रो जी एच। लेकिन अगर एक्सेलरेशन का केस होता है, मान लीजिए ऊपर एक्सेलरेशन हो रहा है, तो जो चेंज ऑफ प्रेशर होगा वो हो जाएगा रो जी प्लस A0 इंटू एच। जी की जगह आ जाता है जी प्लस A0। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन नीचे की साइड है तो जी की जगह आ जाएगा जी माइनस A0। तो बेसिकली एक्सेलरेटिंग फ्लूइड के केस में जो चेंज ऑफ प्रेशर होता है वो रो जी एच की जगह हो जाता है रो जी इफेक्टिव इंटू एच।
जहाँ पर जी इफेक्टिव की वैल्यू होती है जी प्लस ए नॉट अपवर्ड एक्सेलरेशन के केस में और जी माइनस ए नॉट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के केस में, राइट। तो ये इस तरह कुछ प्रेशर का वेरिएशन होता है एक्सेलरेटिंग फ्लूइड के केस में। अब ये तो हो गया वर्टिकल, आप बोलोगे इसका डेरिवेशन, वो हमारा रिवीजन और क्रैश कोर्स है तो डेरिवेशन डिस्कस करने का भी टाइम नहीं है, लेकिन जब हम कंप्लीट लेक्चर्स पढ़ेंगे तो इसका डेरिवेशन भी डिस्कस करेंगे। ये तो बात होगी भाई वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है। मान लीजिए किसी फ्लूइड, कोई बॉडी फ्लूइड ऐसा रखा है वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो क्या होगा। अब अभी जहाँ पर भी बैठे होगे आपके पास कोई बॉटल होगी, एक ग्लास होगा पानी का, उसमें आधा भरी है, आधी बॉटल भरी है, आधा ग्लास भरी है, और बॉटल को एकदम से ऐसे मूव करने की कोशिश करिए, ठीक है, ऐसे मूव करने की कोशिश करिए, तो आप देखोगे फ्लूइड, जो आपका फ्लूइड है, जो पानी है, जब नॉर्मल रखा रहता है बॉटल में तो ऐसा रहता है, जब मूव करते हो तो वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, राइट। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में शोन है, ये ग्लास का जो एक्सेलरेशन जब इस डायरेक्शन में तो पानी ऐसा टिल्ट हो रहा है, राइट। तो ये केस होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन हो तो, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो तो फ्लूइड का जो सरफेस होता है उसका शेप चेंज हो जाता है। सरफेस मतलब ये टॉप मोस्ट दिख रहा है आप सरफेस, इसका शेप चेंज हो गया, ये कुछ थीटा एंगल ले लेता है हॉरिजॉन्टल से, दिख भी रहा है आपको क्लियरली। तो इस थीटा एंगल में मैं इंटरेस्टेड हूँ, ये थीटा एंगल की वैल्यू होती है ए नॉट अपॉन जी, राइट। टैन थीटा इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन जी, तो थीटा हो जाएगा टैन इनवर्स ए नॉट बाय जी, राइट। जो सरफेस एंगल थीटा बनाता है वो होता है टैन थीटा ए नॉट बाय जी। नाउ अब मेरे को प्रेशर भी पढ़ना है भाई, क्योंकि फ्लूइड में फोर्स तो हम देखते नहीं, फ्लूइड को हम प्रेशर की मदद से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर वर्टिकल डायरेक्शन में होता है तो रो जी इफेक्टिव एच हमने पढ़ लिया, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है एक्सेलरेशन, उसका प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ता है। उसका प्रेशर पे कुछ ऐसा फ़र्क पड़ता है, अगर मान लीजिए फ्लूइड एक्सेलरेट नहीं हो रहा था तो इसका सरफेस, इसका कुछ इस टाइप का सीधा सीधा सरफेस होता पानी का, तो रो जी एच हो जाता, यहाँ पर भी रो जी एच, यहाँ पर भी रो जी एच। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, अभी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ हाइट कम हो गई है, यहाँ पर कुछ हाइट बढ़ गई है, तो यहाँ पर जो 1.1 पे जो प्रेशर होगा वो होगा रो जी इंटू H1, इस हाइट के करस्पॉन्डिंग, राइट, इस हाइट के करस्पॉन्डिंग। तो 0.2 पे जो प्रेशर होगा वो होगा रो जी इंटू H2, ये वाली हाइट के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो 0.1 पे हो जाएगा रो जी H1 और 0.2 पे हो जाएगा रो जी इंटू H2। तो इस तरह से कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर का वेरिएशन होता है। तो नाउ मूविंग ऑन, भाई हमने पढ़ लिया प्रेशर का वेरिएशन। अब मैं वापस से बेसिक पे आना चाहता हूँ। बेसिक पे कैसे, फ्लूइड की डेफिनेशन जो मैंने बोली थी सबसे पहले, जो बोलते टाइम मैंने बोला था ये सबसे बेसिक भी डेफिनेशन होती है और सबसे सही भी यही होती है, वो डेफिनेशन आप रिपीट करिए। व्हाट इज फ्लूइड? एनीथिंग विच कैन फ्लो इज अ फ्लूइड। एनीथिंग विच कैन फ्लो इज अ फ्लूइड। एनीथिंग विच कैन फ्लो, तो व्हाट इज दिस फ्लो? वो फ्लो से क्या कहना चाहता हूँ मैं? फ्लो मतलब होता है बहना। कोई नदी है, ठीक है, उसमें पानी बहता है, पानी फ्लो होता है, तो यही फ्लो होता है। तो आपने देखा होगा कई बार नदी बहती है, जब आप ऊपर कहीं आप नॉर्मल प्लेन्स में देते हो नदी बहुत आराम से बहती है, ऊपर आप चले जाते हो पहाड़ियों में तो नदी का फ्लो एकदम तेज़ हो जाता है, राइट, और नीचे जाते हो तो फ्लो कुछ और चेंज हो जाता है। तो ये अलग अलग टाइप का फ्लो होते हैं। वो नदी वाले फ्लोज तो हम डिस्कस अभी थोड़े बाद में करेंगे, लेकिन ऐसे बहुत टाइप के फ्लो होते हैं, वो अलग अलग टाइप के फ्लो हम डिस्कस करेंगे अभी। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इजी टॉपिक है, विद इन 2 मिनट्स खत्म हो जाएगा, मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा, आप ब्लिंक मत करिएगा, ठीक है। पहला फ्लो होता है स्टडी और नॉन स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो क्या होता है, मान लीजिए कोई नदी है, पानी ऐसा बह रहा है, तो मैंने एक पॉइंट लिया, मैं इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं सुबह से शाम तक बैठा रहा, मैंने सुबह से शाम तक इस पॉइंट पे नदी के जो पानी है उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, उसकी विस्कोसिटी और भी जो प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं वो सब निकाली। ये सारी प्रॉपर्टीज़ को मैं कंबाइंडली बोल रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लो, फ्लो की प्रॉपर्टीज़। तो मैंने फ्लो की सारी प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट करी सुबह से शाम तक बैठ के। तो मैं सुबह 10 बजे आया था, पहले मैंने 10 बजे निकाला, फिर मैंने दोपहर में 2 बजे एक बार कैलकुलेट करी, फिर मैंने शाम को 5 बजे कैलकुलेट करी। तो मैंने इसे 3 टाइम पर कैलकुलेट करी। मैंने देखा कि भाई ये पानी की जो वेलोसिटी है वो सुबह भी 10 मीटर पर सेकंड थी, शाम को भी 10 मीटर पर सेकंड थी, दोपहर में भी 10 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब है ये फ्लो स्टडी है, ठीक है। अगर पानी की प्रॉपर्टीज़ या फ्लो की प्रॉपर्टीज़, तो भी मोर प्रिसाइज, फ्लो की प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती है तो वो स्टडी फ्लो होता है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो जाएंगी वो अनस्टडी फ्लो हो जाएगा। मान लीजिए सुबह पानी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी और शाम को 5 मीटर पर सेकंड हो गई, इसका मतलब है फ्लो की प्रॉपर्टी चेंज हो गई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के साथ चेंज हो रही हैं, तो वो अनस्टडी फ्लो हो गया।
तो अगर टाइम के साथ प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी तो वो हो जाएगा स्टडी फ्लो, टाइम के साथ प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होगी तो वो जाएगा अनस्टडी फ्लो। तो पॉइंट आपने एक पॉइंट को ऑब्जर्व करा। अब आपके दिमाग में एक और आइडिया आया, आपने बोला, आप अपने एक दोस्त को लेकर आए, आपने बोला भाई मैं पॉइंट ए पे फ्लो की प्रॉपर्टीज़ फाइंड कर रहा हूँ, तो पॉइंट बी पे फ्लो की प्रॉपर्टीज़ फाइंड कर थोड़े आगे जाके, ठीक है, और फिर मैच करेंगे। तो दोनों ने एक दूसरे को फ़ोन लगाया और आपने बोला कि यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, उसने बोला यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट पर फ्लो की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है। इसका मतलब वो यूनिफॉर्म फ्लो है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन भी फ्लो की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, तो वो यूनिफॉर्म फ्लो हो गया। और अगर फ्लो की प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, मतलब आपके पास आपने जो रिकॉर्ड करी वो 10 मीटर पर सेकंड हो और उसने जो रिकॉर्ड करी वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाए, मतलब फ्लो की जो प्रॉपर्टी है वो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो रही है, राइट। तो वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो गया। इसको अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म में बताना चाहूँ तो कैसे बताऊँगा? अगर फ्लो की प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मान लीजिए वेलोसिटी की बात ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, मतलब dv/dt इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब है स्टडी फ्लो का केस हो सकता है, ठीक है। और अगर इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो सॉरी, अगर इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो स्टडी फ्लो है, क्योंकि प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है। और अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही होगी तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसी तरह अगर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन बात करूँ तो dv/dx ले लोगे आप, dv/dx अगर इक्वल टू ज़ीरो है मतलब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू x चेंज नहीं हो रही है, dv इज़ ज़ीरो, तो यूनिफॉर्म फ्लो है। और अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो नॉन यूनिफॉर्म का केस हो गया, ठीक है। अब कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है? कंप्रेसिबल फ्लो होता है अगर कोई बॉडी, कोई फ्लूइड या कोई फ्लो अपनी वॉल्यूम चेंज कर ले तो वो होता है कंप्रेसिबल फ्लो, और अगर वॉल्यूम चेंज नहीं करे तो वो होता है इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है। ये आपको वर्ड से समझ में आना चाहिए। कंप्रेस अगर कंप्रेसिबल है, कंप्रेस हो रहा है तो वो हो गया कंप्रेसिबल फ्लो, और अगर कंप्रेस नहीं हो रहा है तो वो हो गया इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अगर कंप्रेस होगा मतलब वॉल्यूम चेंज होगी, इसका मतलब है उसी मास की वॉल्यूम चेंज हो रही है, मतलब कुछ डेंसिटी चेंज हो रही है, राइट। मास अपॉन वॉल्यूम, मास तो वही है, डेंसिटी वॉल्यूम चेंज हो रही है मतलब कुछ डेंसिटी चेंज हो रही है। तो अगर डेंसिटी चेंज होती है तो वो होता है कंप्रेसिबल फ्लो, और अगर डेंसिटी चेंज नहीं होती है तो वो होता है इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है। वर्ड से ही समझ में आ रहा है, राइट। एक और रह गया बीच में, रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो। अब रोटेशनल फ्लो क्या होता है? रोटेशनल फ्लो होता है अगर ये रोटेशनल फ्लो का मतलब ये नहीं होता है कि भाई बॉडी ऐसे रोटेट हो रही है, घूम रहा है, फ्लो ऐसे घूम रहा है, ये नहीं होता है। रोटेशनल फ्लो का मतलब होता है अगर कोई बॉडी, जो फ्लूइड होता है वो, जो फ्लो होता है वो किस चीज़ से बनता है? पानी से बनता है। पानी किससे बनता है? उसमें H2O के पार्टिकल्स होंगे। अगर वो H2O का जो पार्टिकल है वो अपनी ही एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो वो हो गया रोटेशनल फ्लो। और अगर वो रोटेट नहीं हो रहा है तो वो हो गया इरोटेशनल फ्लो। एग्जाम्पल के तौर पे एक डायग्राम है यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए एक दो फ्लो हैं, ठीक है, दोनों सेम पाथ ले रहे हैं, एक ये दोनों सेम ही पाथ ले रहे हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ मास दोनों का ऐसे ही मूव कर रहा है। अब पहले केस में देखिए जो पार्टिकल है वो रोटेट हो रहा है अपनी ही एक्सिस के अबाउट, ठीक है, ऐसे 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 वो रोटेट हो रहा है, तो ये हो गया रोटेशनल फ्लो का एग्जांपल। और सेकंड केस में पार्टिकल सीधा सीधा आ रहा है, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं हो रहा है, ये हो गया इरोटेशनल फ्लो। दोनों केस में पार्टिकल और पाथ सेम है, डिफरेंस क्या है? एक में पार्टिकल खुद रोटेट हो रहा है, एक में पार्टिकल रोटेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन, व्हाट इज़ कंटिन्यूटी इक्वेशन? कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है? कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? निरंतरता, ठीक है। हिंदी में ये मतलब हुआ निरंतर, मतलब फ्लो में निरंतरता है तो वो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूटी इक्वेशन बताती है इज़ बेस्ड ऑन मास कंजर्वेशन, ठीक है, मास कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। वो बोलता है कि जितना मास यहाँ से जा रहा है उतना ही मास इस पॉइंट से निकलेगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात है, राइट। तो अगर इसको मैं इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जितना मास जा रहा है उतना ही मास निकलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ से 10 किलो गया यहाँ से 5 निकलेगा, नहीं, 10 जा रहा है तो 10 ही निकलेगा। अगर वो बोलता है कि अगर 10 किलो एक टाइम में जा रहा है तो उतने ही टाइम में 10 किलो निकलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड में 10 किलो जा रहा है और 1 सेकंड में 5 किलो निकल रहा है, ठीक है। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन को अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में डिफाइन करना चाहूँ तो क्या करूँगा? आप यहाँ से अज्यूम कर लीजिए एक छोटे से टाइम डेल्टा टी पे
ठीक है। इस पॉइंट पे एक छोटा सा टाइम डेल्टा टी में कितना मास है, ठीक है। छोटे से टाइम डेल्टा टी में ये डेल्टा एक्स आगे मूव होगा। अब डेल्टा एक्स आगे मूव होगा तो जो एरिया होगा वो तो सेम ही रहेगा। ए यहाँ पर अगर इस क्रॉस सेक्शन का एरिया ए है, इस क्रॉस सेक्शन का भी एरिया मैं ए अज्यूम कर सकता हूँ। तो इसमें मास कितना होगा, मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी तो रो है इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितनी होती है, वॉल्यूम होगी, ध्यान से देखो आप, एरिया इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। एरिया इंटू डेल्टा एक्स, एरिया इंटू लेंथ ही होती है, एरिया इंटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स कितना होगा, डेल्टा एक्स होगा वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी, ये वी वॉल्यूम नहीं है, वी वेलोसिटी इंटू टाइम। टाइम बहुत छोटा सा टाइम है डेल्टा टी, क्योंकि हमने बहुत छोटा सा डेल्टा एक्स डिस्टेंस लिया है, राइट। डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू वी। तो डी टी को उधर लाओ तो डी एक्स कितना हो जाएगा, डेल एक्स कितना हो जाएगा, वी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो रो ए वी डेल्टा टी। इसी तरह इस क्रॉस सेक्शन पे भी आप मास निकाल सकते हो छोटे से टाइम में, ठीक है। तो दोनों मास बराबर होने चाहिए, जितना यहाँ से उस छोटे से टाइम में जा रहा है उतना ही यहाँ से निकलना चाहिए उस छोटे से टाइम में। तो इस पॉइंट को अगर 1 ले लूँ, इस पॉइंट को अगर मैं 2 ले लूँ, तो रो 1 A1 V1 डेल्टा टी इज इक्वल्स टू रो 2 A2 V2 डेल्टा टी, ठीक है। आप बोलोगे रो 1 और रो 2 क्यों ले रहे हो, यहाँ पर रो और रो डैश है, एक ही चीज़ है। अलग अलग डेंसिटी क्यों ले रहा हो, मान लीजिए फ्लो अगर कंप्रेसिबल है तो डेंसिटी अलग अलग होंगी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो रो A1 V1 रो 1 इज इक्वल्स टू A2 V2 रो 2। अब अगर फ्लूइड गिवन है कि इनकम्प्रेसिबल भी है, मतलब रो 1 इज इक्वल्स टू रो 2, तो A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। यही फॉर्म आपको याद रखना है, आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही गिवन रहेगा कि फ्लो इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। तो A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, ये आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गई। नाउ बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन बेसिकली ब्रह्मास्त्र होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, चाहे अभी के लिए आप पढ़ो, चाहे आप पढ़ो अगर आप मैकेनिकल या सिविल रहते हो तो आप पढ़ोगे, या फिर केमिकल कुछ भी लोगे तो फ्लूइड पढ़ोगे। तो ये तब के लिए भी ब्रह्मास्त्र है और आज के लिए भी ब्रह्मास्त्र है। बर्नौली बोलता है कि प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट होता है अगर फ्लो यूनिफॉर्म है, स्टडी है, इरोटेशनल है और इनकम्प्रेसिबल है तो, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। वो बोल रहा है अगर कोई फ्लो हो रहा है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ठीक है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो बोल रहा है पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो सकता है। पी चेंज हो सकता है, रो जी एच भी चेंज हो सकता है, हाफ रो वी स्क्वायर भी चेंज हो सकता है, लेकिन इन तीनों का सम कॉन्स्टेंट रहेगा। तो P1 प्लस रो जी एच वन प्लस रो हाफ रो वी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर, राइट। जहाँ पर P होता है प्रेशर हेड, रो जी एच होता है जो हाइट के कारण वेरिएशन होता है प्रेशर में, ठीक है, और हाफ रो वी स्क्वायर क्या होता है, यहाँ रो हो गया आपकी डेंसिटी और वी हो गया वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है, राइट। तो ये हो गया बर्नौलीज इक्वेशन। आप बोलोगे कि एक्स्ट्रा ये पी क्या है, रो जी एच भी प्रेशर है, पी भी प्रेशर है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उस कन्फ्यूजन को अभी दूर कर देते हैं 2 मिनट में। मान लीजिए कोई टंकी है, रिजर्वायर बोलते हैं इसको टेक्निकल टर्म्स में, अगर क्वेश्चन में रिजर्वायर आया तो समझ लेना टंकी, पानी की टंकी जो घरों के ऊपर रहती है ना, वो यूजुअली ओपन रहती है। मैं एक हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूँ कि ऊपर से क्लोज्ड है और ऐसा पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, ये पाइप है नीचे से, इस पानी की टंकी से छोटी पानी की टंकी में पानी जा रहा है, ठीक है, ये छोटी सी पानी की टंकी है, इसमें पानी जा रहा है, राइट। अब कलर बदल लेते हैं। तो क्या हो रहा है कि ये पूरी भरी हुई है पानी से, पानी यहाँ से फ्लो होके इस टंकी में जा रहा है, तो वो बोल रहा है कि यहाँ पर वो कुछ फोर्स एफ लगा रहा है। नॉर्मल केस में क्या होता है, ओपन रहता तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता, तो पी एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता, तो इस केस में वो कुछ फोर्स लगा रहा है, इसका एरिया गिवन है, तो इस पर जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, एक्सटर्नल एफ अपॉन ए, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसके कारण जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, एफ अपॉन ए, राइट। तो अब जब आप बर्नौली इक्वेशन यूज़ करोगे तो क्या लगाओगे, पी की जगह लिखोगे एफ अपॉन ए, अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगा रहे हो तो, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में लगा रहे हो तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, पी की जगह लिखोगे एफ अपॉन ए, ठीक है। रो जी एच एच है क्या, हाइट है क्या पानी की इसके ऊपर, कुछ नहीं है, ये टर्म हो जाएगा 0 और आपको वेलोसिटी गिवन रहेगी तो आप लिख दोगे हाफ रो वी स्क्वायर, और इसी तरह इस पॉइंट पे लिख दोगे और दोनों को इक्वेट कर दोगे। इस पॉइंट पे पी कितना होगा, ओपन है तो पी एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया, रो जी एच होगा क्या, कुछ नहीं, और वी आपको गिवन रहेगा तो हाफ रो वी स्क्वायर लिखोगे और आप देखोगे कि दोनों कांस्टेंट है। अगर आपको हो सकता है बोल दे यहाँ का वी फाइंड करना है तो आप उससे यहाँ का वी फाइंड कर लो, राइट।
तो दिस इज हाउ यू विल अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन। और भी बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करने के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, जब आप एग्जाम्पल्स कवर करोगे तो आपको दिखते जाएगा। तो बस बेसिकली फंडा ये आपको ये याद रखना कि P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। किस केस में? अगर फ्लो गिवन है कि वो यूनिफॉर्म है, स्टडी है, इरोटेशनल है और इनकम्प्रेसिबल है तो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। इसके साथ ही हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म हो गया है। तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस सम अदर टॉपिक। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने स्टार्टिंग से चालू करा था, स्टार्टिंग से हमने प्रेशर से चालू करा था और फाइनली हमने बर्नौलीज इक्वेशन खत्म करा, बीच में बहुत सारे टॉपिक पढ़ते हुए। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे।